एग्जाम्पल 5, यहाँ पे बोल रहा है ए पीस ऑफ क्लॉथ कोस्ट ₹200। एक पीस ऑफ क्लॉथ है जिसका कॉस्ट है कितना, तो 200 रुपीज़। यहाँ पे देखिए क्लॉथ का लेंथ नहीं दिया है कि कितना लंबा है, सिर्फ बोल दिया है कि एक पीस ऑफ क्लॉथ है जिसका कॉस्ट है 200 रुपीज़। इसके बाद बोला इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 2 रुपीज़ लेस। कह रहा है कि यदि ये जो पीस ऑफ क्लॉथ है ये 5 मीटर लंबा होता, यानी 5 मीटर और बड़ा होता, तब प्रत्येक मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट आता वो 2 रुपया कम हो जाता। एंड द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज। और जो पीस ऑफ क्लॉथ का जो कॉस्ट है ये 200 रुपया वो अनचेंज ही है। मतलब ये जो 5 मीटर उसकी लंबाई बढ़ा देने के बाद भी ये टोटल कॉस्ट 200 रुपया ही है। वहीं यहाँ पे लिखा है द कॉस्ट ऑफ पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज्ड। तो बोला कि हाउ लॉन्ग इज द पीस एंड व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर। तो कह रहा है कि पीस कितना लंबा है, क्लॉथ का जो पीस था वो कितना लंबा है, और ओरिजिनल रेट बताइए पर मीटर कितना रेट उसका है। तो यहाँ पे देखिए पहले आपको एक नंबर से समझाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 20 मीटर क्लॉथ है, ठीक है, आपके पास 20 मीटर क्लॉथ है और इसका कॉस्ट है 100 रुपीज़। तो यहाँ से बताइए 1 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर का कॉस्ट हो जाएगा 100/20, दैट मीन्स 5 रुपीज़। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। अब हम आपसे बोलते हैं कि आप क्लॉथ के लेंथ को 5 मीटर और बढ़ा दीजिए, जो 20 मीटर था उसको कर दीजिए 25 मीटर, लेकिन अमाउंट आपके पास टोटल उतना ही रहेगा, 100 रुपया ही रहेगा। तो जैसे ही आप क्लॉथ के लेंथ को बढ़ा दीजिएगा तो अब बताइए कि 1 मीटर का क्लॉथ का ये कितना रुपीज़ हो जाएगा कॉस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 100/25, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 रुपया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो नया वाला अमाउंट आया ये जो पर मीटर का जो कॉस्ट आया वो पुराने वाले पर मीटर कॉस्ट से 1 रुपया कम गया ना। और क्वेश्चन में भी वही चीज बोला था कि यदि क्लॉथ को 5 मीटर लंबा कर दिया जाए तो प्रत्येक मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट आएगा वो 2 रुपया कम जाएगा, अमाउंट वही वाला रहेगा, जो 200 है वही 200 ही रहेगा। तो यहाँ भी वही चीज़ की कि 20 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट था 100 रुपया, तो 1 मीटर का आया 5 रुपया। अब क्लॉथ का लेंथ हम 5 मीटर बढ़ा दिए, 20 के जगह कर दिए 25, और अमाउंट तो वही है 100 रुपया ही। तो यहाँ पे 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना आ रहा है, 4 रुपया आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये जो नया वाला अमाउंट है वो पुराने वाले अमाउंट से 1 रुपया कम गया, और यहाँ पे भी बोला था कि ये जो नया वाला अमाउंट आएगा वो 2 रुपया कम आएगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ नहीं ना दिया है, जो यहाँ पे लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ है उसको आप लेट कर लीजिए x मीटर। लेट द लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ इक्वल टू, मान लेते हैं कि इसका जो क्लॉथ का जो पीस का लेंथ था वो है x मीटर, और टोटल अमाउंट था आपके पास 200 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखिए ये टोटल जो कॉस्ट था क्लॉथ का वो था 200 रुपीज़, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल कॉस्ट 200। अब यहाँ से बताना है प्रत्येक मीटर का कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर बताइए कितना हो जाएगा। जैसे देखिए टोटल क्लॉथ है x मीटर और x मीटर का कॉस्ट है 200 रुपया, तो 1 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 1 मीटर का, तो ये हो जाएगा 200/x। जैसे यहाँ पे 20 मीटर का था 100 रुपया, तो 1 मीटर का क्या हुआ था, तो 100/20, तो यहाँ पे वही x मीटर का है 200 रुपीज़, तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा, तो 200/x हो जाएगा, यानी इतना रुपया हो जाएगा। तो 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट हो जाएगा 200/x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला था कि जब क्लॉथ का लेंथ 5 मीटर लॉन्गर कर दिया जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर, जब क्लॉथ के पीस 5 मीटर और लंबा हो। तो पहले था x मीटर, अब 5 मीटर और लंबा रहेगा, तो इसका अब लेंथ कितना हो जाएगा x + 5 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट तो वही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था कि द कॉस्ट ऑफ पीस हैव रिमेन अनचेंज, वो जो टोटल कॉस्ट है वो वही रहेगा, अनचेंज का मतलब जो पहले था वही रहेगा, तो टोटल कॉस्ट तो 200 रुपीज़ ही रहेगा। अब आपको यहाँ पे बताना है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितना हो जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे x + 5 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट है 200 रुपया, तो 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200/x + 5, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो यहाँ पे 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट हो जाएगा 200/x + 5 रुपीज़। और यहाँ पे बोला था कि ये जो नया वाला जो अमाउंट आ रहा है पर मीटर का, वो क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि 2 रुपया कम आता है। तो यहाँ पे देखिए ये नया वाला अमाउंट यही आया ना, तो ये 2 रुपया क्या है, कम है पहले वाले अमाउंट से। यानी आपको ये पता चल गया कि दोनों में कितना का डिफरेंस है, 2 का। जैसे अगर एक नंबर है 10 और दूसरा नंबर इससे मान लीजिए 2 कम है, ठीक है, मान लीजिए 8 है, तो यहाँ पे दोनों में 2 का डिफरेंस नहीं हो जाएगा, और ये 2 कम है तो ये नंबर छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ ना, ये जो नया वाला अमाउंट है वो 2 कम है,
तो जब दो कम है यानी दोनों में दो का डिफरेंस हो गया, और जब ये दो कम है तो ये नंबर छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। तो 200 अपॉन एक्स माइनस 200 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2। हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 200 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 100, और यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ पे x से x कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5 से x प्लस 5 कटेगा, तो यहाँ पे बचा x और x इंटू 1 x, और इस साइड आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिएगा x माइनस एक्स क्या होगा, ये तो कट जाएगा, तो ऊपर में आ गया 100 इंटू 5 और नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 500। इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। अब माइनस 500 को दो नंबर में आपको ब्रेक करना है ताकि ऐड करने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो देखिए 50 को आप क्या लिखते हैं, 25 इंटू 2, तो यहाँ पे लिखे 25, यहाँ पे 2 और एक 0 बच गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए तो दोनों में 5 का डिफरेंस नहीं है और आपको प्लस 5 चाहिए, तो यहाँ पे छोटा वाला को माइनस कर दीजिए, तभी ना मल्टीप्लाई करिएगा तो नेगेटिव में आएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x और यहाँ पे माइनस 500। इधर ये दोनों से और इस साइड ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 25 और यहाँ पे माइनस 20 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 25 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको बाहर निकालिए, तो x प्लस 25 को बाहर निकालिए, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे माइनस 20 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से आपको 0 पुट करना है, तो एक बार हो जाएगा x प्लस 25 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 25 और इधर हो जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू आ जाएगा प्लस 20। अब यहाँ पे बताइए क्या माइनस 25 पॉसिबल है? आप x किसको लेट किए थे, क्लॉथ के लेंथ को लेट किए थे ना x। अब क्लॉथ का लेंथ निगेटिव कैसे होगा, क्लॉथ का लेंथ जब भी होगा तो या तो जैसे एक क्लॉथ है तो इसका कुछ लेंथ होगा ही ना, निगेटिव कैसे हो सकता है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो क्लॉथ का लेंथ था वो था x और x का वैल्यू आया 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 मीटर, और 1 मीटर क्लॉथ का लेंथ कितना था, तो ये था 200 अपॉन x, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन x का वैल्यू 20, तो यहाँ से काटिए इसको, तो ये आ जाएगा 10 रुपया, यानी प्रत्येक मीटर क्लॉथ का लेंथ ये कॉस्ट कितना है, तो 10 रुपया। एग्जाम्पल 6, यहाँ पे बोल रहा है ए डीलर सेल्स अ टॉय फॉर 24 रुपीज़। एक डीलर है जो एक टॉय को सेल किया कितना में, तो 24 रुपीज़ में, तो यहाँ पे टॉय का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 24 रुपीज़ एंड गेन्स एज मच परसेंट एज कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। और वो कितना प्रॉफिट कमाता है उस पर, तो जितना टॉय का कॉस्ट प्राइस है उसी का उतना परसेंट, मतलब जितना कॉस्ट प्राइस है उसका उतना परसेंट। मतलब मान लीजिए अगर कॉस्ट प्राइस टॉय का है 50 रुपया, तो इसका गेन कितना हो जाएगा, तो 50 का 50%, इस तरीके से इसका गेन है। अगर टॉय का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, तो इसका गेन कितना हो जाएगा, तो 100 का 100%, मतलब जितना कॉस्ट प्राइस है उसी का उतना ही परसेंट। अगर कॉस्ट प्राइस रहता 40 रुपया, तो 40 का 40%, ये इसका कहने का मतलब हुआ। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, तो टॉय का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, ये मान लेते हैं हम x रुपया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट बोला था जितना कॉस्ट प्राइस है उसी का उतना ही परसेंट, तो कॉस्ट प्राइस है x, तो x का x%, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये हो गया गेन। और सेलिंग प्राइस दे रखा था 24, और आपको पता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। और अगर ये चीज़ आपको नहीं आता है समझ में, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेन है, ठीक है, और इसको आप बेचना चाह रहे हैं, और पेन का मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया मान लेते हैं, और पेन को आप बेचना चाह रहे हैं लेकिन आप 5 रुपया इस पर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आप इसे 5 रुपया प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, कॉस्ट प्राइस है इसका 10 रुपया और 5 रुपया आप प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, तो आप खुद बताइए कि इसको कितना रुपया में बेचिएगा,
जाहिर सी बात है आप इसको 15 रुपये में बेचिएगा, तभी ना कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया, तो 5 रुपये इस पर प्रॉफिट आप कमा पाइएगा। तो यहीं से आप देख लीजिए कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हुआ, सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो गया कॉस्ट प्लस गेन। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं ताकि आप आसानी से इसको याद रख सकें। इसको रटना नहीं है, यहाँ पे समझना है कि ये आता तो आता कैसे है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा था ना 24 रुपीज़ दे रखा था, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 24 और कॉस्ट प्राइस आप x माने थे, यहाँ पे आ जाएगा x और गेन कितना था x² अपॉन 100, तो यहाँ पे हो जाएगा x²/100। इसको कैलकुलेट करिए तो यहाँ पे 24, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 100, तो ये हो जाएगा 100x प्लस x²। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा 2400 इक्वल टू 100x प्लस x²। अब यहाँ पे 24 को उस साइड लेके जाइए तो ये हो जाएगा x² प्लस 100x और 24 इधर आएगा तो -2400 आ जाएगा और इक्वल टू उधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। अब यहाँ पे फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो -2400 और इसको 2 नंबर में फैक्टराइज करना है ताकि ऐड करने पे 100 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको पहले भी हम सिखाए थे कि इस नंबर को मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए, जैसे यहाँ पे 2 जीरो है ना और यहाँ पे भी 0 है, तो आप क्या करिए कि ये 2 जीरो को इग्नोर कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पे 2 जीरो को इग्नोर करिएगा तो यहाँ पे 1 जीरो ऑटोमेटिक इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा -24 है, यहाँ पे बचेगा 10। तो आपको क्या करना है कि -24 को 2 नंबर में ब्रेक कर लेना है ताकि ऐड करने पे कितना आ जाए 10 आ जाए, तब तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो 10 आ जाए तो आप इसको 12 और 2 में करिए और प्लस 10 आना चाहिए ना, तो 2 को माइनस में रखिएगा, तभी ना दोनों को ऐड करिएगा तो प्लस 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो -24 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप 2 जीरो को इग्नोर किए थे तो 1 जीरो को इधर बैठा दीजिए और 1 जीरो को इधर बैठा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए तो इसको कैलकुलेट करके 120 -20 कितना 100 नहीं आएगा, तो यहीं 2 नंबर में ये ब्रेक होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 120x माइनस 20x और यहाँ पे -2400 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों से कॉमन, इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए तो x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 120 और यहाँ पे -20 कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 120 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 120 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको बाहर निकालिए। तो जैसे ही x प्लस 120 बाहर आएगा तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे -20। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 120 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -120 और इस साइड देखिए x -20 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20। अब यहाँ पे बताइए क्या नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है? जो आप x माने थे वो कॉस्ट प्राइस माने थे ना, और किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस नेगेटिव कैसे होगा? ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और आप माने थे कॉस्ट प्राइस टॉय का ₹1, तो x का वैल्यू आ गया 20, मतलब टॉय का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा 20 रुपीज। एग्जाम्पल 17, यहाँ पे बोल रहा है ए पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर। एक पीकॉक है जो पिलर के टॉप पे बैठा हुआ है, वैसे 9 मीटर हाई और पिलर है जो 9 मीटर हाई है। यहाँ पे देखिएगा फिगर में एक मान लीजिए कि ए भी एक पिलर है और इसका हाइट है 9 मीटर और पीकॉक है जो पिलर के टॉप पे, तो टॉप ए है ना, तो यहाँ पे एक पीकॉक बैठा हुआ है। इसके बाद देखिएगा करा था फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर। करा कि एक पॉइंट है जो पिलर के बॉटम से 27 मीटर दूर है। तो यहाँ पे देखिए फिगर में मान लीजिए एक पॉइंट सी है जो पिलर के बॉटम बी से 27 मीटर दूर है। ये वाला जो डिस्टेंस दे रखा है सी पॉइंट का बी से वो दे रखा है 27 मीटर। इसके बाद देखिएगा करा कि ए स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर। करा था कि उस पॉइंट से एक स्नेक है जो अपने होल की तरफ आ रहा है और उसका होल कहाँ है तो पिलर के बेस की तरफ है। जैसे यहाँ पे देखिए बोला कि इस पॉइंट से एक स्नेक अपने होल की तरफ आ रहा है और स्नेक का होल कहाँ है इस पिलर के बेस के पास है। तो ये पिलर का बेस यही है ना बी पॉइंट, तो यहाँ पे स्नेक का होल है और ये सी पॉइंट जो कि 27 मीटर दूर है। तो इस पॉइंट से एक स्नेक है जो अपने होल की तरफ आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए करा सीइंग द स्नेक द पीकॉक पाउंसेस ऑन इट। करा कि जैसे ही स्नेक को देखा तो पीकॉक उस पे झपटा। जैसे यहाँ पे जैसे ही सी पॉइंट पे स्नेक को देखा, यहाँ से पीकॉक ये जो टॉप पे बैठा हुआ है, तो जैसे ही इस पॉइंट पे स्नेक को देखा तो ये पीकॉक इसको झपटा, मतलब इसको मारने के लिए इधर आया। इसके बाद देखिए करा इफ द स्पीड आर इक्वल, यदि दोनों का स्पीड इक्वल हो, पीकॉक का भी स्पीड इक्वल हो और स्नेक का भी स्पीड इक्वल हो, एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल
इज द स्नेक काउट, तो कह रहा है कि स्नेक के होल से, स्नेक यहाँ पे एक्चुअली होगा, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक काउट, तो स्नेक के होल से कितना दूर स्नेक है जो पकड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे फिगर में आप देखिए स्नेक का होल यहाँ पे है ना, और मान लीजिए कि ये जो स्नेक है जो डी पॉइंट पे यहाँ पे पकड़ा गया, पीकॉक है जो इसको डी पॉइंट पे पकड़ लिया स्नेक को, तो हमसे बोला था कि स्नेक है जो होल से कितना दूर पे पकड़ा जाएगा, दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस हमसे पूछा है बी डी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लेट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट ए बी इज अ पोल एंड पीकॉक इज सिटिंग एट अ पॉइंट ए। यहाँ पे फिगर देखते जाइएगा, कह रहा है ए बी एक पोल है, मान लीजिए कि ए बी एक पोल है और पीकॉक है जो ए पॉइंट पे बैठा हुआ है। स्नेक होल इज एट अ पॉइंट पी, स्नेक का जो होल है वो बी पॉइंट पे है, एंड इनिशियली स्नेक इज एट द पॉइंट सी, और जो प्रारंभ में स्नेक जो था वो कहाँ पे था, तो सी पॉइंट पे था। तो यहाँ पे देखिए इनिशियली स्नेक था जो वो सी पॉइंट पे था। उसके बाद बट स्नेक इज काउट एट द पॉइंट डी, लेकिन स्नेक है जो डी पॉइंट पे पकड़ा जाता है। और यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देना है, हेयर यहाँ पे देखिए ये वाला सी डी और ए डी आपस में इक्वल होगा, सी डी इक्वल होगा ए डी का। अब यहाँ पे क्यों इक्वल होगा जो समझिए पहले, तो यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे बोल रखा था कि स्नेक और पीकॉक दोनों का स्पीड क्या था, सेम था, तो यहाँ पे आप कुछ भी नंबर मान लीजिए। जैसे हम मान लेते हैं पीकॉक का स्पीड था 2 मीटर पर सेकेंड और स्नेक का भी 2 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्पीड क्या था, सेम था। तो दोनों का स्पीड हम मान लिए 2 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला था कि जैसे ही स्नेक को सी पॉइंट पे पीकॉक देखता है ऊपर से, तो इसको मतलब मारने के लिए ऊपर से मतलब आता है नीचे, झपटता है। तो जैसे जैसे मान लीजिए स्नेक को सी पॉइंट पे पीकॉक देखा, तो इसको झपटने के लिए नीचे आएगा यहाँ से, और डी पॉइंट पे स्नेक को पकड़ लेता है। तो जैसे यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि जैसे ए पॉइंट से पीकॉक उड़ा स्नेक को मारने के लिए, और डी पॉइंट पे स्नेक को पकड़ लिया, तो डी पॉइंट पे स्नेक को पकड़ लिया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में पीकॉक को कुछ तो टाइम लगा ही होगा ना, या तो 5 सेकेंड 10 सेकेंड कुछ तो टाइम लगा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 5 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है, 5 सेकेंड का। तो जब 5 सेकेंड का इसको टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में, तो ये 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 2 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 मीटर जा रहा है, तो 5 सेकेंड में कितना, ये 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा पीकॉक यहाँ से यहाँ तक। अब आप खुद सोचिए, यहाँ से यहाँ तक आने में पीकॉक को लगा 5 सेकेंड, अब यहाँ पे स्नेक जो आगे की ओर बढ़ रहा था, तो ये भी तो 5 सेकेंड तक आगे की ओर बढ़ा होगा। जैसे यहाँ पे बात को समझिए, स्नेक को जैसे ही सी पॉइंट पे देखा, तो पीकॉक यहाँ से झपटने के लिए, मारने के लिए यहाँ से उड़ गया। अब जैसे ही ये उड़ा, तो इसका टाइम तो काउंटिंग होना शुरू हो गया, और यहाँ इसको आने में टोटल टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड लगा। तो जैसे इसको 5 सेकेंड टाइम लगा, तो स्नेक भी तो आगे की ओर 5 सेकेंड तक बढ़ता ही रहा होगा। जैसे यहाँ इससे आने तक इसको 5 सेकेंड लगा, तो स्नेक भी तो 5 सेकेंड तक यहाँ से यहाँ आगे की ओर बढ़ रहा होगा, तब ना ये डी पॉइंट पे आके पकड़ा गया, तो ये भी 5 सेकेंड तक इधर आगे की ओर बढ़ रहा होगा। तो स्नेक का भी स्पीड था कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो ये भी कर लेगा 10 मीटर। तो इस तरीके से आप इसको लॉजिकली सोच सकते हैं। तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको इस क्वेश्चन में मेरे रूप से यही कंसेप्ट है कि ये डिस्टेंस इक्वल कैसे होगा, बाकी फिर जैसे हो वैसे आप इसको बना ही लीजिएगा, लेकिन मेरे रूप से इसमें यही समझना था कि ये डिस्टेंस इक्वल कैसे है। तो आप पहले इसी को समझने का प्रयास करिए। तो अब देखिए यहाँ फिगर में, यहाँ पे ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो मान लेते हैं ये है x, तो ये भी कितना हो जाएगा x, और जब ये x माने और ये पूरा कितना 27, तो 27 में से x को घटाइए तो ये वाला आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 27 माइनस x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हमसे पूछा था बी डी का वैल्यू क्या होगा, बी डी इक्वल टू व्हाट, हियर बी डी इक्वल टू व्हाट, यही पूछा था ना कि स्नेक है जो अपने होल से मतलब अपने बिल से कितना दूर पे पकड़ा जाएगा, तो अपने उसका बिल बी पॉइंट पे है और स्नेक डी पॉइंट पे पकड़ा गया, तो बी से डी का डिस्टेंस हमसे पूछा है। अब आप चलिए ट्रायंगल ए बी डी में, यहाँ पे ये 90 रहेगा क्योंकि पिलर सीधा खड़ा रहेगा 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे बी के सामने जो ए डी दिख रहा है ये हाइपोटेनस का काम करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, और ए डी का वैल्यू कितना है x है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ए बी का वैल्यू 9 है तो 9 का स्क्वायर 81, और बी डी, तो बी डी का वैल्यू है 27 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको डिराइव करिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 81 प्लस इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो यहाँ पे 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 729, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 54x,
यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और 54x को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा प्लस 54x इक्वल टू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 810। तो x इक्वल टू आ जाएगा 810 अपॉन 54। यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो ये कट जाएगा, ये कटेगा 15 बार में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 15। अब यहाँ पे देखिएगा हमसे पूछा था ये BD, और BD का लेंथ कितना है, BD का लेंथ है 27 माइनस x, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस 15, तो इसको घटाइए तो ये आ जाएगा 12, यानी साफ है जो अपने बिल से 12 मीटर के डिस्टेंस पे पकड़ा जाएगा। एग्जाम्पल 8, देखिए ये एक कहानी टाइप का क्वेश्चन है तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे बोल रहा था एंग्री अर्जुन कैरिड सम एरोज फॉर फाइटिंग विथ भीष्म। करा कि एंग्री अर्जुन था, मतलब क्रोधित अर्जुन जो था वो कुछ एरो लेकर भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा था। यहाँ पे अर्जुन के पास कितना एरो था, तो कुछ एरो था, कितना है वो नहीं बताया है। इसके बाद बोला विथ हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म ऑन हिम। करा कि उसका जो आधा एरोज है वो समाप्त हो गया किस चीज में, जैसे अर्जुन और भीष्म में युद्ध हो रहा है तो भीष्म इधर से तीर मारेंगे अर्जुन को, अर्जुन उनके तीर को काटने के लिए अपना तीर भी चलाएगा ना, तो वही बोल रहा है कि उस भीष्म के तीर को काटने के लिए जो अर्जुन तीर चलाया तो अर्जुन का आधा तीर यहीं पे खत्म हो गया, आधा जो एरो था वो उसका यहीं पे खत्म हो गया। किसमें, तो भीष्म द्वारा जो तीर फेंका जा रहा था उसको काटने में। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में, आधा तीर उसका कहाँ पे खत्म हुआ, तो भीष्म जो उसके ऊपर तीर चला रहे थे तो उस तीर को काटने के लिए जो अर्जुन तीर चला रहा था तो उसी में उसका आधा तीर खत्म हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद बोला है एंड विथ 6 अदर एरोज ही किल्ड द रथ ड्राइवर ऑफ भीष्म। उसके बाद बोला है कि वो 6 और जो 6 एरोज था वो उसके रथ ड्राइवर को मारा, भीष्म के रथ ड्राइवर को, तो यहाँ पे भी 6 एरो यूज हो गया। इसके बाद करा विथ 1 एरो ईच, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विथ 1 एरो ईच ही नॉक्ड डाउन रिस्पेक्टिवली द रथ फ्लैग एंड द बो ऑफ भीष्म। यानी प्रत्येक एक तीर से, वो एक तीर से उनके रथ को और फिर एक तीर से उनके रथ के फ्लैग को और फिर एक तीर से भीष्म को नॉकडाउन कर दिया। तो यहाँ पे कुल कितना तीर यूज हुआ, 3 तीर ना, एक तीर को रथ से, मतलब एक तीर का यूज हुआ रथ को नॉकडाउन करने के लिए, फिर एक तीर का यूज हुआ उनके फ्लैग को नॉकडाउन करने के लिए, और फिर एक तीर का यूज हुआ भीष्म को नॉकडाउन करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा था विथ 1 एरो ईच, यहाँ पे जितना जो डिस्ट्रॉय हुआ सबको एक एक एरो से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो यहाँ पे 3 चीज डिस्ट्रॉय हुआ था तो 3 एरो यहाँ पे यूज हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में देखिए फाइनली विथ 1 मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरो, मतलब अर्जुन के पास जितना एरो था उसके स्क्वायर रूट के 4 टाइम्स से एक ज्यादा, ठीक है, अर्जुन के पास जितना एरो था उसके स्क्वायर रूट के 4 टाइम्स से एक ज्यादा एरो का यूज हुआ। कहाँ पे, तो ही लेड भीष्म अनकॉन्शियस ऑन द एरो बेड। करा कि इतना तीर का जो यूज हुआ, यहाँ पे जो लिखा 1 मोर देन 4 टाइम द स्क्वायर रूट ऑफ एरो, इतना तीर का यूज हुआ कहाँ पे, भीष्म को अनकॉन्शियस करने के लिए। तो बोल रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एरो अर्जुन हैड, तो अर्जुन के पास कितना एरो था, टोटल नंबर ऑफ एरो बताइए। तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए कि लेट द टोटल नंबर ऑफ एरो अर्जुन हैड, अर्जुन के पास टोटल नंबर ऑफ एरो कितना था, हम मान लेते हैं x, टोटल नंबर ऑफ एरो उसके पास x था। अब देखिए इस एरो का यूज वो कहाँ कहाँ किया था। सबसे पहले वो अपने आधे एरो का यूज कहाँ पे कर दिया, भीष्म जो उसके ऊपर तीर चला रहे थे, एरो चला रहे थे, तो उस एरो को काटने के लिए वो आधा एरो का यूज कर दिया। तो यहाँ पे पहले इसको नोट करिए, इस पॉइंट को, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ एरोज यूज्ड टू कट भीष्म एरोज, भीष्म के एरो को कट करने के लिए वो अपना कितना एरो यूज किया, तो आधा एरो, तो उसके पास टोटल था x, तो x का आधा कितना हो जाएगा x/2, यानी इतना एरो का यूज किया वो भीष्म के एरो को कट करने के लिए, काटने के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला था इसके बाद 6 एरो का यूज किया वो उसके भीष्म के रथ ड्राइवर को मारने के लिए, तो यहाँ पे 6 एरो यूज हुआ, तो इसको भी नोट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ एरोज यूज्ड टू किल रथ ड्राइवर, रथ ड्राइवर को मारने के लिए कितना एरो का यूज किया था, तो 6 एरो। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद बोला था विथ 1 एरो ईच, प्रत्येक मतलब हर एक एरो से वो एक रथ को डिस्ट्रॉय किया, फिर एक एरो से फ्लैग को और फिर एक एरो से भीष्म को। तो यहाँ पे कितना एरो यूज हुआ, 3 एरो यूज हुआ, तो यहाँ पे इसको भी नोट करिए। नंबर ऑफ एरोज यूज टू नॉक डाउन रथ फ्लैग एंड भीष्म, रथ के लिए 1 एरो का यूज किया, फ्लैग के लिए भी 1 एरो का, और भीष्म को नॉकडाउन करने के लिए भी 1 एरो का यूज किया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एरो यूज हो गया 3।
और इसके बाद देखिएगा फाइनली क्या बोला था कि विथ 1 मोर देन 4 टाइम द स्क्वायर रूट ऑफ एरो ही लेड भीष्म अनकंसिशियस। भीष्म को अनकंसिशियस करने के लिए कितना एरो का यूज किया, तो अर्जुन के पास जितना एरो था उसके स्क्वायर रूट के 4 टाइम्स का, 4 टाइम्स से एक ज्यादा। तो जैसे देखिए अर्जुन के पास कितना एरो था, x एरो था, तो इसके स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट करिएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स। और फिर बोला इसका 4 टाइम्स, तो इसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया इसका 4 टाइम्स। अब बोला कि इससे एक ज्यादा, तो इसमें एक ऐड करना होगा। आपको आ रहा समझ में, ये कैसे आया, एक बार फिर से देखिए। यहाँ पे बोला था 1 मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरो, तो यहाँ पे आप पीछे से चलिए, तो यहाँ पे जितना एरो था उसके स्क्वायर रूट का 4 टाइम्स, तो अर्जुन के पास कितना एरो था, x एरो था, तो x एरो था, तो इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा। फिर इसका 4 टाइम्स, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। और फिर बोला था 1 मोर देन, इससे एक ज्यादा, तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो इतना एरो का यूज किया भीम को अनकंसिशियस करने के लिए, तो यहाँ पर इसको भी नोट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ एरोज यूज टू लेड भीष्म अनकंसिशियस। भीष्म को अनकंसिशियस करने के लिए कितना एरो का यूज हुआ था, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट एक्स प्लस 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आप सब सारा एरो जितना भी यूज किए हैं सारा को ऐड कर लीजिए, तो यहीं हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एरोज। तो यहाँ पे टोटल एरोज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एरो, तो यहाँ पे सारा एरो को ऐड करिए, तो ये था x/2, फिर आ जाएगा +6, फिर आ जाएगा +3, और फिर आ जाएगा यहाँ पे 4 अंडर रूट एक्स प्लस 1। इतना ही एरो का यूज हुआ था, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एरोज। और जबकि यहाँ पे अर्जुन के पास टोटल नंबर ऑफ एरोज कितना था, x था, तो ये टोटल नंबर ऑफ एरोज, ये जो टोटल नंबर ऑफ एरोज आया दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, क्योंकि इसी एरोज का यूज किया ना, कहीं पे भीष्म को तीर को काटने के लिए, तो कहीं पे रथ ड्राइवर को मारने के लिए, तो कहीं पे उसके रथ फ्लैग भीष्म को ये नॉकडाउन करने के लिए, और फिर लास्ट में भीष्म को अनकंसिशियस करने के लिए। इसी एरो का यूज वो इस तरीके से किया था। ये टोटल सम और ये सम, ये वाला दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल नहीं होगा ना। तो यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो हो जाएगा x/2 + 6 + 3 + 4 अंडर रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू x। इतना बात आपको आ रहा समझ में। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा x/2 + 4 अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे 6 + 3 9, 9 + 1 10 इक्वल टू x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करिए कि जो अंडर रूट एक्स है उसको आप बाई लेट कर लीजिए, यहाँ पे लेट करिए, लेट अंडर रूट एक्स इक्वल टू बाई। तो यहाँ से बताइए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे अंडर रूट एक्स इक्वल टू बाई लेट किए हैं, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x⁴ इक्वल टू बाई। और जब इस पावर को उस तरफ भेजिएगा तो क्या होता है, ये उलट जाता है, मतलब 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा बाई पे पावर 2/1 का मतलब कितना 2 ही ना, तो हो जाएगा x इक्वल टू बाई²। हमेशा याद रखिएगा, अगर x पे पावर 2/3 इक्वल टू बाई रहेगा, और तो यहाँ से x इक्वल टू निकलेगा, तो ये हो जाएगा बाई पे पावर 3/2। ये वाला जो है वो उलट जाएगा, 3 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x की जगह पुट हो जाएगा बाई², तो यहाँ पे हो जाएगा बाई²/2 + 4 बाई अंडर रूट एक्स की जगह बाई आ जाएगा, और +10 इक्वल टू, और यहाँ पे x की जगह बाई²। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई² + 8 बाई + 20 इक्वल टू बाई²। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई² + 8 बाई + 20 इक्वल टू 2/²। अब यहाँ पे सारे को उस साइड लेके चले जाइए, तो पहले से 2/², अब बाई² उसमें जाकर माइनस होगा तो बचेगा +बाई²। 8 बाई को उधर ले जाएगा तो हो जाएगा -8 बाई, और 20 भी हो जाएगा -20 इक्वल टू 0। इसके बाद आपको फैक्टराइज करना है, -20 को 2 नंबर में तोड़िए ताकि ऐड करने पे -8 आ जाए। तो ये टूटेगा 10 और 2, और 10 को रखिएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा बाई² -10 बाई और +2 बाई -20। यहाँ पे ये दोनों से, इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो बाई हो जाएगा, तो बाई -10 बचेगा, और यहाँ से लीजिए तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बाई -10 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए बाई -10 दोनों तरफ है, तो बाई -10 को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा बाई और यहाँ पे बचेगा +2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बारी बारी से आप 0 पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए,
तो एक बार हो जाएगा बाई माइनस 10 इक्वल टू 0, तो बाई इक्वल टू आ जाएगा 10, और एक बार आ जाएगा बाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक बार आ जाएगा बाई इक्वल टू -2। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आप माने थे ना x इक्वल टू बाई स्क्वायर माने थे, तो इसमें बाई का वैल्यू आपको पुट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू था बाई स्क्वायर, तो एक बार बाई का वैल्यू 10 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 100, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 100। और दूसरा बाई आया था बाई का वैल्यू -2 ना, तो यहाँ पे था x इक्वल टू बाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 4। अब आपको डिसाइड करना कि कौन सा वैल्यू होगा, x का वैल्यू 100 सही है या 4 सही है या फिर दोनों सही है। तो यहाँ पे देखिएगा x, ये जो अर्जुन के पास टोटल नंबर ऑफ एरोज था वो था x, और आपके पास x का दो वैल्यू आया, एक आया 100 और एक आया है 4, यही आया था ना, दो वैल्यू आया था, एक 100 और एक 4। अब बताइए, मान लीजिए कि अगर x का वैल्यू आप 4 पुट करते हैं, मतलब x अर्जुन के पास टोटल नंबर ऑफ एरोज था वो 4 था, और ये 6 एरो का यूज कर दिया है वो उसके रथ ड्राइवर को ही मारने के लिए, तो फिर इसके पास 4 एरो है और फिर 6 का यूज रथ ड्राइवर को मारने के लिए कैसे यूज कर सकता है। अब ये तो सोचने वाला चीज़ है। अगर आप यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एरो इसके पास 4 हो जाएगा, और जबकि ये 6 एरो का यूज कर रहा है उसके रथ ड्राइवर को मारने के लिए, तो ये पॉसिबल कैसे होगा, 4 पॉसिबल नहीं ना हो सकता यहाँ पे, तो 100 ही इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ जो फाइनली जो 4 निकाल के लाए थे ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, यानी बाई का वैल्यू -2 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ये आपको समझ आना चाहिए, ये नहीं कि नेगेटिव आ गया तो ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास रीज़न होना चाहिए कि क्यों नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू 100 हो जाएगा।